मेरा नाम है मेहरुनिशा। घर जमाई। शांता देवी को कोई बड़ी बीमारी हो गई थी। उनका एक ही लड़का था, उमेश, जिसकी उम्र उस वक्त 21 साल थी। शांता की उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं थी। वो तो शादी जल्दी हो जाने की वजह से बेटा जल्दी हो गया। और जब उमेश 15 साल का था तब से ही शांता बीमार रहने लगी। रामचरण ने बहुत कोशिश की कि शांता ठीक हो जाए, पर शांता दिन ब दिन और बीमार होती चली गई। जब शांता को हर डॉक्टर ये कहने लगे ये बीमारी ठीक नहीं होगी, तो शांता समझ गई कि अब वो नहीं बचेगी। तब उसने रामचरण से कहा कि मेरी बीमारी का तो इलाज मिल नहीं रहा, तो मेरी आखिरी ख्वाहिश ही पूरी कर दो। रामचरण ने कहा कि ऐसा मत बोल उमेश की माँ, मैं सब कुछ बेच दूंगा, पर तेरा इलाज मैं ज़रूर करवाऊंगा। पर शांता जानती थी कि रामचरण खुद को भी बेच देगा, तब भी इतने पैसे नहीं जुटा पाएगा जिससे उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करवा सके। हमारे यहाँ यही बड़ी विडंबना है कि सही वक्त पर इलाज और महंगे इलाज के कारण कई लोग जीने की इच्छा ही छोड़ देते हैं। खैर, तब शांता ने कहा, देखो रामचरण, मैं जानती हूँ हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, इसीलिए तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो ताकि मैं शांति से मर सकूं। रामचरण बड़े भारी दिल और डबडबाई आंखों से बोला, शांता, ऐसा मत कहो, हम दोनों साथ में बूढ़े होंगे। शांता मुस्कुराकर बोली, बेटा जवान हो गया है, अब हम दोनों तो बूढ़े ही हो गए हैं। और रामचरण का हाथ पकड़ बोली, मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। तब रामचरण ने कहा, बताओ क्या है तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश। ये कहकर रामचरण रोने लगा। तब उमेश भी आ गया। तब शांता ने कहा कि उमेश का ब्याह देखना ही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। दोनों बाप बेटों ने शांता की बात मान ली और जल्दी ही उमेश के लिए लड़की ढूंढनी शुरू कर दी। 10 दिनों बाद उनके पड़ोसी गांव में ही उन्हें एक लड़की मिल गई। झटपट बात तय हुई और शादी हो गई। नई दुल्हनिया बीमार सास की खूब देखभाल करती। शांता मानो जैसे अब ठीक ही हो जाएगी, मगर दिल की बीमारी कोई देखभाल से थोड़ी ही ठीक होती है। 6 महीने बहू की अच्छी सेवा और प्यार सत्कार से शांता ने शांति से दम तोड़ ही दिया। बेचारी ने बड़ा लंबा समय काटा था अपनी बीमारी के साथ, फिर आखिर मर ही गई। शांता के मरने के बाद उमेश मानो जिंदा लाश बन गया हो। 2-3 हफ्ते तक वो उस कमरे में ही पड़ा रहा जहां उसकी माँ ने आखिरी सांसें ली थी। धीरे धीरे सबने उमेश को समझाया और उसे सदमे से बाहर लेकर आए, लेकिन फिर भी उमेश अपनी माँ को भूल ही नहीं पा रहा था। देखते देखते वक्त गुजरता जा रहा था। सारा दिन उमेश बस खामोशी से इधर उधर घूमता रहता। जहाँ सोता वहीं सोया रह जाता, काम पर जाना भूल जाता। उसकी इतनी बुरी हालत हो गई कि वो अब रात को भी माँ माँ चिल्लाता हुआ उठ जाता। कोई कहता इसे शांता का प्रेत सता रहा है, कोई कहता शांता की कोई आखिरी इच्छा रह गई है। लेकिन बेचारे उमेश की उम्र ही कितनी थी कि वो माँ को इतनी जल्दी भूल जाए। उसे याद आता तो वो इतना रोता कि अपना सर को पीट पीट कर माँ को याद करता। अब तो 6 महीने हो गए थे, अब तो ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन उमेश की हालत में कोई सुधार नहीं दिख रहा था। उसकी बीवी भी परेशान होकर मायके चली गई। तब सब बोलने लगे कि उमेश, जीवन इसी को कहते हैं, जो आता है उसे जाना होता ही है, लेकिन असली मर्द वो है जो सामने जो है उसे प्यार और सम्मान से रखे। उमेश के पिता ने भी उमेश को बहुत समझाया कि बीवी को जाकर ले आए, तो उमेश को शायद बात समझ आ गई। तो उमेश अपनी बीवी को लेने अपने ससुराल चला गया। जब वहाँ गया तो उसका बड़ा मान सम्मान हुआ, बड़ा ही आदर किया सब ने। उसे तो बड़ा अच्छा लगा। वैसे ससुराल में दामाद का आदर तो होता ही है। तो उमेश वहाँ कई हफ्ते रुक गया। उसके लिए ठीक भी था। एक गम को भुलाने के लिए नई जगह चले ही जाना चाहिए। इधर रामचरण अकेला पड़ गया। बेचारा, उसे शांता की और उमेश की दोनों की ही याद सताती।
शांता तो वापस नहीं आ सकती थी और उमेश अभी आना नहीं चाहता था। उसी बीच रामचरण की तन्हाइयों ने एक रिश्ता कायम कर लिया। अपनी ही गांव की एक विधवा को, जो बेचारी हर तरफ से सिर्फ धिक्कार ही सुनती थी, उसे रामचरण ने अपना लिया। उसे अपने नाम की जिंदगी दे दी। रामचरण ने कोई गलत नहीं किया था। शांता को गए साल हो गए थे तब उसने ब्याह किया। जब उसने ये खबर अपने बेटे उमेश को भिजवाई तो उमेश और उसका ससुराल दौड़ता हुआ शादी रोकने आ गए। पर रामचरण के साथ उसका पूरा गांव खड़ा था। वो कोई गलत थोड़ी ना कर रहा था जो किसी को बुरा लगता। पर उमेश के ससुराल वालों को ये अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब रामचरण का दूसरा परिवार, मतलब खेत बाड़ी में उमेश के हिस्सेदार। इस वजह से वो लोग रिश्ते के खिलाफ थे। उमेश खिलाफ ना होता अगर वो ससुराल में इतने दिन ना गुजारता। लेकिन अब उमेश के लिए भी उसके पिता रामचरण पाप ही कर रहे थे। जैसे वो अपने ससुराल वालों की तरफ से ही बोल रहा था। माँ को मरे साल ही हुआ था और आप उसकी जगह इस डायन को दे रहे हो। उमेश जानता तक नहीं था सावित्री को, फिर भी उल्टा सुल्टा जो मुंह में आया बोलता चला गया। सावित्री बुरी औरत नहीं थी, उसे सारा गांव जानता था। बस विधाता ने उसके भाग्य में जो लिखा था वो उसे ही भोग रही थी। रामचरण उसकी अंधेरी जिंदगी में रोशनी लेकर आया। गांव वाले अच्छे थे, उन्होंने ही कहा तुम ही हाथ रख दो उसके सर पर अपना। ऊपर वाले ने तुम्हारा और उसका भाग्य एक सा ही कर दिया है। शायद तुम दोनों को मिलवाना चाहता है, तुम उससे ब्याह कर लो। रामचरण उमेश को भी एक अच्छी माँ मिल जाएगी, वो भी दर बदर ना भटकेगा। तब जाकर रामचरण ने हाँ कहा था। उसे तो इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि उमेश मना करेगा, वरना वो करता ही नहीं। खैर शादी तो हो गई। रामचरण का पूरा गांव जो खड़ा था उसके साथ। उमेश को गुस्सा आया और वो अपनी बीवी और सास के साथ वापस अपने ससुराल लौट गया। कुछ दिन बड़ा ही मान सम्मान में गुजर रहा था। उमेश को अपनी माँ शांता की जैसी अपनी सास रासाबाई मिल गई थी, जो उमेश को अपने हाथों से खाना खिलाती थी। नाश्ता सबसे पहले उमेश को देती। रात का खाना जब तक उमेश नहीं खाता तब तक खुद भी नहीं खाती। अपने बेटों से बढ़कर वो अपने दामाद का ख्याल रखती। अब उमेश को अपनी माँ और अपना गांव कम ही याद आता और अपने पिता रामचरण का तो भूले से भी नाम न लेता। वक्त गुजरता चला गया। उमेश ससुराल का होकर ही रह गया। 2-3 साल बाद उसे खबर मिली कि रामचरण को बेटी हुई है, यानी उमेश की बहन। तो उमेश आंखों में नफरत और ज़ुबान पर कड़वाहट लिए अपने बाप से मिलने आदम का। कहने लगा, आपको तो मुझे बाप कहने में भी शर्म आ रही है। सावित्री उसे बोली, बेटा बात तो सुनो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। उमेश उस पर जोर से चिल्लाकर बोला, मेरी माँ का तू नाम मत ले, 7 जन्म भी ले लेगी तो भी तू मेरी माँ की जगह नहीं ले सकती। ऐसा कहते हुए वो आंगन में खाट डालकर बैठ गया और अपने बाप से कहने लगा, मुझे मेरा हिस्सा बेचना है, मेरा हिस्सा दे, वरना मेरा हिस्सा भी तुम अपनी नई अय्याशियों में उड़ा दोगे। रामचरण खामोश उमेश को सुनता रहा। आंखें डबडबाई हुई थी रामचरण की। फिर भी रामचरण आंखें पोंछते हुए बोला, ठीक है बेटा, मैं कल ही तेरे हिस्से के खेत के कागज़ तुझे देता हूँ। कल सुबह तो होने दे। इन 2-3 सालों में तू खबर भी ना लेने आया मेरी, आज सीधा पेपर लेने आया है ज़मीन के। उमेश कड़ी आवाज़ में बोला, वहाँ मुझे माँ मिल गई है, उन्हें मेरा ख्याल आपसे ज़्यादा रहता है। मेरे बिना वो खाना भी नहीं खाती और जब तक मैं ना कहूँ उस घर में एक पत्ता नहीं हिलता। वो लोग आपकी तरह नहीं हैं। रामचरण ने कहा, बेटा मैं भी तो तेरे बिना तड़पता हूँ। ये कहकर रामचरण रोने लगा
उमेश ने कहा, बंद करो ये घड़ियाली आंसू, मैं सुबह तक हूँ, मेरा हिस्सा दो, मुझे जल्दी अपने घर अम्मा के पास लौटना है। रामचरण ये सुनकर कमरे में जाकर बहुत रोया। फिर उसे सावित्री ने संभाल लिया। सुबह हुई, रामचरण ने उमेश का हिस्सा उसके हवाले कर दिया। उमेश ज़मीन के कागज लेकर चलता बना। न बाप को पलट कर देखा, न घर को, और न ही गांव को। अपने ससुराल ही जा बसा। उसकी सास उसका खूब ख्याल रखती। उमेश बड़ा खुश रहता। उसे लगता, मेरी ज़िंदगी में मेरी माँ लौट आई है। उमेश की सास उससे अपनी बहुओं की भी शिकायत करती। पूरा अपना दुख दर्द सब कुछ उमेश को बताती, और गांव में निकलती तो कहती, मेरे 2 नहीं 3 बेटे हैं। उमेश इतना खुश रहता। सुबह काम पर जाता तो अपनी सास के चरण छूकर जाता, आता तब भी अपनी सास के चरण छूता। सास भी उसका बड़ा मान रखती। जो भी उमेश कमाता वो लाकर अपनी सास के हाथ में रखता। उसके साले ऐसा नहीं करते तो रासाबाई अपने बेटों की उमेश से शिकायत भी करती। अब उमेश को अपने ससुराल में बसे 7 साल हो गए थे। उसके बड़े ही मज़े कट रहे थे। तभी उसकी सास ने एक दिन कहा, उमेश बेटा, तुम्हारी जो ज़मीन है उसे बेचकर तुम कोई नया काम क्यों नहीं शुरू कर लेते? नौकरी से जान छूटेगी और जल्द ही मालिक भी बन जाओगे। अपना काम तो अपना ही होता है। उमेश को अपनी सास की बात बड़ी अच्छी लगी। उसने एक पल नहीं सोचा, हफ्ते के अंदर ही ज़मीन बेचकर पैसा ले आया और अपनी सास के हाथ में थमाते हुए बोला, अम्मा बताओ क्या करना है इन पैसों का? रासाबाई की आंखें तो पैसा देखते ही चमक उठी। बोली, लाओ दामाद जी, कुछ सोचते हैं। और उसके हाथों से पूरे पैसे लेकर अपने पास धर लिए। उमेश को तो इतना गुमान था अपनी सास पर कि उसने पूछा ही नहीं, आप क्यों ले रही हैं? पैसा लेकर सास चुप रही कई महीनों तक। उमेश ने एक दिन बोला, अम्मा मैं एक दुकान देख कर आया हूँ, वो ही खरीद लूँ सोच रहा हूँ, कल सुबह मुझे पैसे दे देना। रासाबाई एकदम खामोश थी। सुबह जब पैसे देने की बारी आई तो रासाबाई घर पर थी ही नहीं, और ना ही उनके दोनों बेटे थे। उमेश की बीवी थी जो किचन में खाना बना रही थी। उमेश पूछा तो उसकी बीवी ने कहा, पता नहीं भैया, भाभी और अम्मा सुबह सुबह ही कहीं निकल गए, मुझे नहीं बताया, बोल के गए खाना बना के रख और कुछ मीठा भी बना ले हो। उमेश बोला, कमाल है, इन 7 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि अम्मा मुझे सुबह बिना नाश्ते के भेज दे। आज मुझे बिना बताए कहाँ चली गई। खैर, उमेश ने नाश्ता किया और काम पर निकल गया। जब शाम को घर आया तो ना कोई उसे पानी पूछने आया, ना कोई खाना पूछने आया। वो आंगन में बैठा बस देख रहा था कि सब कहाँ हैं। तभी उसके दोनों साले किचन से पेट पर हाथ सहलाए निकले आ रहे थे। सामने उमेश बैठा था, उसे देखा भी नहीं और डकारते हुए अपने अपने कमरे में चले गए। उसे बड़ी हैरानी हुई, इतना बड़ा आदमी इन दोनों को दिखा नहीं। अभी उमेश ये सोच ही रहा था, तब तक किचन से साले का बेटा और उनकी दोनों बेबियां भी डकारते हुए बाहर निकली आ रही हैं। उन दोनों ने भी उमेश को देखकर अनदेखा कर दिया। आखिर में उमेश की बीवी आई, बोली, आ गए आप? बोला, शुक्र है, मैं तुम्हें तो दिखा। उसकी बीवी बोली, ऐसा क्यों बोल रहे हो? चलो उठो, हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हें खाना परोसती हूँ। उमेश बोला, सब ने खा लिया? उसकी बीवी बोली, हाँ। और तुमने? उसकी बीवी बोली, हाँ मैंने भी खा लिया, बस तुम ही बचे हो। उमेश बोला, रोज़ तो मेरे आने के बाद ही सब खाना खाते हैं, आज सब बिना मेरे ही खाना खा लिया, कमाल है। उसकी बीवी बोली, हाँ आज बात ही ऐसी है। अच्छा, ऐसी कौन सी बात है? मुझे अभी तक नहीं पता और सबको पता है। तब तक उसकी सास रासाबाई अंदर से बोली, ज़रूरी थोड़ी है दामाद जी कि घर का हर काम और हर बात तुम्हें पता होनी चाहिए। उमेश को तो उसकी सास की यह बात सुनकर बड़ी ज़ोर से झटका लगा। वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि अम्मा ने
ऐसा कहा है। वो अपनी बीवी से बोला, क्या हो गया अम्मा को? तभी उसकी सास रासाबाई साड़ी का पल्लू कमर पर बांध आंगन में आ धमकी। बोली, क्यों दामाद जी, कान बहरे हो गए हैं क्या? सो सुनाई नहीं पड़ी? कह रही हूँ हर बात तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं है। अब उठो, जाओ, जाकर बचा हुआ खाना रखा है, खाना जाकर खा लो। उमेश अपनी सास का ये तेवर और बोलने का तरीका देख बुत बना बैठा रह गया। उसकी बीवी भी कुछ नहीं बोली। मायके में लड़कियां वैसे भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलती। खैर, उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। वो अपनी बीवी पर चीखा। तभी उसकी सास आ गई। बोली, खबरदार, मेरी बेटी पर चिल्लाए तो चिता देती हूँ। अब उमेश को बड़ा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में खाट पर बैठ गया और भुनभुनाने लगा कि मैं कोई कुत्ता थोड़ी हूँ जो सबके खाने के बाद खाऊंगा। तो उसकी सास पलट कर आई और बोली, तो क्या मेरे बेटों की बराबरी करोगे? खाना है तो खाओ, वरना भाड़ में जाओ। ये कहकर अपनी बेटी से बोली, चल रही, इनके नखरे उठाने के लिए तेरा जीवन थोड़ी है। उमेश का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। वो जोर से कहने लगा, आप तो मुझे अपना बेटा बोलती थी। तो रासाबाई बोली, बेटा बोलने से तो क्या तुम बेटा बन जाओगे? मेरे बेटे की बराबरी तुम कर भी नहीं सकते हो, तुम्हारे पास है ही क्या? वो बोला, ठीक है, जब मैं आपके बेटे की बराबरी नहीं कर सकता तो मैं चला जाता हूँ यहाँ से। मेरे पैसे मुझे लौटा दो। रासाबाई बोली, पैसे? कैसे पैसे? 7 साल तक तुम्हें अपने कलेजे पर बिठाकर खिलाया है, उसका हिसाब करूं तो तुम अपनी जान देकर भी पूरी ना कर सकोगे। दामाद जी, पैसे की तो बात न करना, समझे? उमेश बोला, 7 साल में मैं फ्री में बैठकर थोड़े ही ना खाया हूँ। सारा दिन गधे की तरह काम करके तनख्वाह हाथ में दी है आपके, और आज आप मुझसे ऐसा व्यवहार कर रही हैं। आपके बेटों ने तो कभी भी आपको तनख्वाह हाथ में लाकर नहीं दी। तो रासाबाई बोली, खबरदार, मेरे बेटों से अपनी बराबरी करी तो वो तुम्हारी तरह नौकरी थोड़ी करेंगे। अब तो वो मालिक बन गए हैं, बाजार में दुकान ले ली है मेरे बेटों ने। उमेश को क्षण भर नहीं लगा समझने में कि दुकान लेने के पैसे कहाँ से आए। बस क्या था, उमेश का सारा ससुराल का खुमार और घमंड उतर गया। वो खाट पर बेसुध और बेहोश पड़ा रहा। अपनी सास की एक एक बात याद आ रही थी उसे। कैसे उसने उसके पिता को दूर किया, कैसे उसकी ज़मीन बिकवाई। उमेश सब कुछ समझ गया था कि ये दुलार मेरे पैसे निकलवाने के लिए थे। अब उसकी आंखों से बादल छट गए थे। अब वो सब कुछ साफ साफ देख पा रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। सोचते सोचते सुबह हो गई। फिर भोर वो उठा और अपनी बीवी से बोला, चलोगी मेरे साथ? वो बोली, कहाँ? उमेश ने फिर पूछा, चलोगी या नहीं? उसने कहा, बताओगे तब चलूँगी। उमेश ने तीसरी बार नहीं पूछा और चला गया अपने गांव। बिना गाड़ी के वो वहाँ जा भी नहीं पाता, लेकिन ऐसा जोश था उस दिन कि 20 किलोमीटर दूर उसका गांव था। वो 4 घंटे में पैदल ही पहुँच गया। जाते जाते हुए अपने पिता की आंखों को याद कर रहा था जो उसने आखिरी बार छलकते हुए छोड़ आया था। वो खुद भी तो रो रहा था। वो जब अपने घर पहुंचा तो उसके पिताजी उसी खाट पर बैठकर, जिस पर वो बैठकर गुर्रा रहा था, जाते वक्त उसके शर्ट को पकड़कर उसे याद करके रो रहे थे। न जाने क्यों रात भर मेरा बेटा मुझे याद आया, मैं सो नहीं पाया, इतना बेचैन हूँ उसे एक झलक देखने के लिए। तभी उसने आवाज़ दी, पिताजी। रामचरण ने जैसे ही पलट कर देखा, उमेश उसके कदमों में था। बोला, मुझे माफ़ कर दो पिताजी। उसके पिताजी ने झट उसे उठाया और सीने से लगा लिया और बोले, कुछ मत बोलो बेटा, बस चुप रहो और मेरे सीने से लगे रहो। अब उमेश अपने पिता और अपनी माँ के साथ रहता है
वहाँ से लौटने के कुछ हफ्ते बाद ही उमेश को पता चला था कि उसकी बीवी ने दूसरा घर कर लिया है। अब उमेश को समझ आया, घर जमाई कभी बेटा नहीं बन सकता। अब उमेश अपनी सौतेली माँ को अपनी माँ मानता है और अपनी सौतेली बहन को नन्ही परी कहता है। अब उमेश बहुत खुश रहता है अपने असली परिवार के पास। अब उसे समझ आया कि घर जमाई कभी बेटा नहीं बन सकता, और ये बात हमें भी समझ आई कि वाकई घर जमाई होता है, वो बेटा नहीं बन सकता। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। बाय।